नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बंगाल की जो राजनीति है उसमें अगर महिला नेताओं की नाम की बात करें तो सबसे बड़ा नाम तो ऑब्वियसली ममता बनर्जी का ही आता है। वैसे ममता बनर्जी ने अपनी टीम में कई हीरोइनों को जुटाया है। मिमी चक्रवर्ती हैं, नुसरत जहाँ हैं, कई और हीरोइनों को उन्होंने जुटाया है। बीजेपी ने भी जुटाया है, रूपा गांगुली हैं, कई और अभिनेत्रियाँ, लॉकेट चटर्जी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक वो चेहरा जो सबसे अलग हो, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जनता के बीच, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हों, जिसकी बात पर लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हों, अगर वो कोई चेहरा इस समय पश्चिम बंगाल में है तो वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को मैं एक अंडररेटेड पॉलिटिशियन कहूँगा। स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के कैंपेन में जो किया है वो बहुत ही चमत्कारिक है और उनके इस कैंपेन के बाद अब बीजेपी में उनकी पोजीशन कुछ उसी तरह की बनती हुई नज़र आ रही है जिस तरह की कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की हुआ करती थी। सुषमा स्वराज बहुत अच्छी वक्ता थी, मिलनसार थी, हंसमुख थी, और चाहे वो किसी जनरल रैली में बोल रही हूँ, चाहे वो पार्लियामेंट में बोल रही हूँ, उनकी बातें लोग बड़े ध्यान से सुना करते थे। और कुछ ऐसा ही कर रही हैं स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के प्रचार में इस समय। हालांकि मीडिया का सारा फोकस नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन लोगों पर ही ज़्यादा रहता है। स्मृति ईरानी पर उतना फोकस नहीं गया है। लेकिन अभी हाल ही में स्मृति ईरानी ने ज़बरदस्त कैंपेन किया है और ये भी फीडबैक मिला है कि जिन सीटों पर उन्होंने कैंपेन किया है वहाँ बीजेपी को इसका ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। स्मृति ईरानी ने कई ऐसी रैलियों को संबोधित किया है जहां भीड़ भले ही ना हो, लेकिन उस भीड़ में जो ज़्यादातर दर्शक वर्ग है वो महिलाओं का था। और महिलाएं पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक कोर पार्ट हैं। और स्मृति ईरानी की इस खास बात ये है कि स्मृति ईरानी हमेशा बंगाली भाषा में बोलती हैं और इतनी अच्छी बंगाली भाषा उन्हें कैसे आती है ये तो मैं भी नहीं जानता। और फिल्म अभिनेत्री हैं, हो सकता है उन्होंने कहीं सीखी हो या पहले वो बंगाल में रही हों, ऐसा भी कोई बैकग्राउंड मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से फर्राटेदार बंगाली वो बोल रही हैं तो वो उस समय मेरा मानना है कि इस समय की नंबर 1 स्टार कैंपेनर बन चुकी हैं बीजेपी के लिए। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू उनका टीवी पर देखा और उस इंटरव्यू में जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उनका जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और बहुत ही ऑथेंटिकली जवाब दिया, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। देखिए, उनसे जब सवाल पूछा गया कि स्मृति ईरानी फर्राटेदार बंगाली बोलती हैं, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी उन्हें बाहरी बता रही हैं, सारे बीजेपी वालों को बाहरी बता रही हैं और ख़ुद को बंगाल की बेटी बताती हैं, तो इसके जवाब में स्मृति ईरानी का ये कहना था कि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह के वक्तव्य दे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानियों पर कटाक्ष किया बल्कि चुनाव आयोग पर भी कटाक्ष किया है, पैरामिलिट्री फोर्स को धमकाने का दुस्साहस किया है। लेकिन मेरा मानना है कि पूर्णतः न्याय जनता ही करने वाली है। हमको सबको एहसास हो चुका है कि तृणमूल चुनाव हार रही है, ये स्मृति ईरानी ने क्लियर कट कहा उसमें। इसके अलावा जो शीतलकुची वाली घटना है जिसमें 4 लोग मारे गए, उसके बारे में उन्होंने ये कही स्मृति ईरानी ने कि मुझको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता आनंद के परिवार को जबरन धमकाकर बुलाया गया। एक मुख्यमंत्री कितनी क्रूर हो सकती है, एक बच्चे की हत्या कराना और फिर उसके परिवार को प्रताड़ित करके बुलाना, यह क्रूरता नहीं तो और क्या है। यह पहला वाकया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी के लोगों ने मौत के घाट उतारा है, इसलिए मैं मानती हूँ कि अब जनता ही इसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री को जब ममता बनर्जी ने चोरों का चौकीदार कहा तो इस बारे में स्मृति ईरानी ने अपना वक्तव्य दिया और उनका कहना था कि इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो बौखलाहट को दर्शाते हैं। वह जानती हैं कि इस वक्त जिस सपने को कार्यकर्ताओं के लिए बोला था वह टूट रहा है। उनकी पार्टी के एक सदस्य प्रशांत किशोर का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्हीं की तरफ इशारा था, ने उल्लेख किया है कि उनकी पार्टी के लिए चुनाव कठिन है, मोदी बंगाल में बहुत पॉपुलर हैं, अब घर के बेदी लंका ढा रहा है, तो समय आ गया है, ममता को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल की एक सभा में कहा कि दिल्ली से बाहरियों को बंगाल भेजकर बीजेपी बंगाल में कोरोना फैला रही है। और इस बारे में स्मृति ईरानी ने ये कहा कि पहले भी उन्होंने कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया था और उन ट्रेनों को जो बंगाल के लोगों को लेकर दिल्ली से बंगाल पहुंच रही थी, हम कह रहे हैं कि आप 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताइए
लेकिन वह अपने रिपोर्ट कार्ड पर कुछ नहीं बात करती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक वक्तव्य था ममता का, तो अपने लोगों से वो कह रही थी कि जितनी भी कट मनी लिया है वो सब वापस कर दीजिए। तो यह तो वह खुद ही मानती हैं कि उनके लोगों ने जनता से कट मनी ली है। राहुल गांधी को लेकर जब भी स्मृति ईरानी से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी और शाह इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, फिर आपसे थाली बजवाएंगे और आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। इस पर स्मृति ईरानी भड़क गई एकदम, और उन्होंने कहा कि श्री गांधी को इस बात का एहसास नहीं है कि 80 करोड़ गरीब जनता के पास 8 महीने मुफ्त का राशन नरेंद्र मोदी सरकार ने भिजवाया था। शायद उनके पास ये जानकारी नहीं है कि 22 करोड़ महिलाओं के खाते में 30,000 करोड़ नरेंद्र मोदी सरकार ने दिलवाया है। जो देश के सांसद विश्व का भ्रमण करते हैं उनके पास जानकारी कम रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि उनका सोया हुआ युवराज अचानक 4 चरणों के बाद बंगाल की राजनीति में जाग गए। और यह जो 2 चीज़ें दर्शाता है, जब उनकी पार्टी को चुनाव लड़ती है और विपदा में आती है तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े नहीं रहते। मैं कार्यकर्ता के नाते बता सकती हूँ कि कितना भी मुश्किल भरा क्षण हो, मेरी पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा खड़ा रहता है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस बात पर गौरव नहीं कर सकता। जो गांधी खानदान अपने वर्कर का नहीं हुआ वह जनता का क्या होगा। राहुल गांधी का एक और आरोप है कि ममता बनर्जी बीजेपी से डरती हैं क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। जो करप्शन कराता है उसका कंट्रोल बीजेपी के पास है, और मैं अंतिम दम तक नहीं झुकूंगा क्योंकि मैंने 1 रुपये की भी चोरी नहीं की। इस पर जब स्मृति ईरानी से एक सवाल किया गया तो स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस खानदान ने इस देश में रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाई हो उनको गुड और बैड गवर्नेंस का पता ही नहीं होता। उनको गुड और बैड गवर्नेंस की कोई सेंस नहीं होती। जिसने अपनी माताजी को रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते देखा हो उसे इस बात का गुमान और खुशफहमी है कि देश की पूरी राजनीति रिमोट कंट्रोल से चलती है। उन्होंने वही देखा है। रिमोट कंट्रोल की राजनीति को त्याग कर ही लोगों ने नरेंद्र मोदी को इस देश की कमान सौंपी थी। लेकिन आज जवाब राहुल गांधी को ही देना होगा कि वह केरल में वामपंथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वामपंथ में के साथ वो बंगाल में हैं, तो जवाब उन्हें देना चाहिए। वैसे 2 मई को दीदी गई, ये स्मृति ईरानी ने भी कहा है। बहरहाल मेरा मानना तो यही है कि स्मृति ईरानी का स्टेचर बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और मुझे लग रहा है कि अब उनकी पोजीशन निश्चित रूप से वो होने जा रही है जो कभी सुषमा स्वराज जी की हुआ करती थी। सुषमा स्वराज को सभी लोग बड़ी गंभीरता से लेते थे। जब भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें हुआ करती थी तो उनकी जो राय है वो फाइनल हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। और लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से सुषमा स्वराज पार्टी की मेन कार्यकर्ता थी, मेन लीडर थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव के साथ साथ बंगाल के चुनाव का नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज के जाने के बाद जो एक वैक्यूम बीजेपी के टॉप लेवल पर बन गया था उसे पूरा करने में स्मृति ईरानी 90% मुझे सफल होती हुई नज़र आ रही हैं। और समय के साथ मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी वो पोजीशन ले लेंगी जो कभी सुषमा स्वराज की हुआ करती थी। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि भले ही स्मृति ईरानी को कितना भी एरोगेंट, कितना भी आक्रामक कहा जाता हो, लेकिन ये मानना होगा कि बीजेपी में आज भी उनका जो स्टेचर है वो अंडररेटेड पॉलिटिशियन का है। जिस लेवल की राजनीति वो करती हैं, जिस लेवल की पॉलिटिशियन वो हैं, उस लेवल का सम्मान उन्हें अभी नहीं मिला है। जब उन्हें HRD मिनिस्ट्री से हटाया गया था और बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन्हें हटाया गया था, उसके बाद उन्होंने जब 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराया, आक्रामक तरीके से हराया, उसके बाद से मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी ने एक कमबैक की है। और जो पोजीशन उनकी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के पहली सरकार में जो कमज़ोर हुई थी थोड़ी सी, वो अब फिर से स्ट्रॉन्ग होगी। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को भी ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। इसका बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। और दोस्तों, हाँ, आप यार मेरा चैनल सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। देखिए, आप देश विदेश से इतने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।